हमने इस डिटर्मिनेंट चैप्टर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को स्टार्ट किया था। ये प्रॉपर्टी सिर्फ आपको समझ लेना है और लर्न करना है। इसके ऊपर जो भी एक्सरसाइज है नेक्स्ट वाले उसको हमें सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि इस साल सिर्फ ये प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो डिलीट कर दिए। हमने दो प्रॉपर्टीज़ देखी थी। इसके पहले वाली जो सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी थी वो थी कि अगर डिटर्मिनेंट के जितने भी रो और कॉलम्स है उनको अगर इंटरचेंज कर दिया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम्स, इनको अगर हमने इंटरचेंज कर दिया तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है ना वो सिर्फ साइन में चेंज होती है, उसकी साइन चेंज होती है। यानी पहले अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो बाद में निगेटिव आएगी, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव आएंगी। ये दो प्रॉपर्टी थी। अब हम तीसरी वाली प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। इसके पहले वाली जो दो प्रॉपर्टीज़ है इसके पहले वाले वीडियो में आप में देख लेना। अब देखते हैं नंबर 3। इस नंबर 3 के प्रॉपर्टी में क्या कहा गया कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट हो उसके कोई भी दो रो और दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल है, सेम है, तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है ना वो 0 रहती है। पहले हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया 1 2 3, बाद में 6 5 2 और 1 2 3। अब इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है। तो ये जो डिटर्मिनेंट मैंने यहाँ पे लिखा, इस डिटर्मिनेंट का आंसर है 0। इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है ना वो 0 है। क्यों 0 है? तो देखो इस डिटर्मिनेंट में ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड रो है। जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है 1 2 3 वो सेम एलिमेंट थर्ड रो में है 1 2 3। यानी ये फर्स्ट नंबर का रो और थर्ड नंबर का रो ये दोनों के दोनों रोज आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब सेम है। अगर कोई भी डिटर्मिनेंट में कौन से भी दो रो या दो कॉलम्स आइडेंटिकल है, सेम है, तो इस डिटर्मिनेंट का जो आंसर है ना वो हमेशा 0 रहता है। इसको एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं ये जो प्रॉपर्टी उन्होंने बताया ये सही है कि नहीं है। अगर बताया तो सही होगी। इसको हम सॉल्व करेंगे। इस डिटर्मिनेंट को अगर हमने एक्सपांड कर दिया तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू अलोंग द फर्स्ट रो निकालेंगे। तो पहले हम नंबर लेंगे 1, तो 1 लिख दिया। बाद में ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट, तो ये ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट में नंबर आएंगे 5 2 2 3। बाद में साइन माइनस, आपको पता है फर्स्ट रो अगर लेना है तो आपको साइन अल्टरनेट लेना है, प्लस माइनस प्लस। बाद में नेगेटिव साइन लिया। अब मैं नंबर लेता हूँ 2 नंबर फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में है तो लिख दिया 2। ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट 6 2 1 3, 6 2 1 3। बाद में साइन आएगी प्लस। अब नंबर लेना है हमें 3 और ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट इसमें नंबर आएगा 6 5 1 2, 6 5 1 2। अगर इसको सॉल्व कर दिया तो इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट में 5 3 15 माइनस 2 2 4 माइनस 2 इन ब्रैकेट 6 इंटू 3 18 माइनस 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इन ब्रैकेट 6 इंटू 2 12 माइनस 1 इंटू 5 5। अगर इसका कैलकुलेशन किया हमने तो 15 में से 4 माइनस करो, यह आ गया 1 इंटू 11। बाद में साइन है नेगेटिव 2 इंटू 16, 2 इंटू 16। बाद में साइन है प्लस 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। अब इसका कैलकुलेशन आएगा 1 इंटू 11 माइनस 32 प्लस 21। यह 11 और 21 इनकी एडिशन अगर किया तो 32 में से 32 माइनस कर दिया तो आंसर हमें मिल गया 0। तो देखो ये जो रो मैंने यहाँ पे लिया था, ये जो डिटर्मिनेंट लिया था, इस डिटर्मिनेंट में दो रो आइडेंटिकल है, सेम है। अगर कोई भी दो रो आइडेंटिकल है, सेम है,
तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर हमेशा 0 होता है। इस डिटर्मिनेंट को ऐसा हमें एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ रो आइडेंटिकल होना मतलब 0 है ऐसा नहीं, अगर इसमें 2 कॉलम भी आइडेंटिकल आते हैं तो भी डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो 0 आता है। अब हम ऐसा डिटर्मिनेंट लेने वाले हैं जिसके 2 कॉलम्स आइडेंटिकल होंगे और उस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसका आंसर 0 आता कि नहीं आता। तो हमने ये दूसरा एक डिटर्मिनेंट लिया, इसमें हम 2 कॉलम्स आइडेंटिकल लेने वाले हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 6 2, यहाँ पे लिख दिया 0 7 -1 और बाद में फिर से एक बार लिख दिया मैंने 5 6 2। अब इसमें यह हो गया कॉलम नंबर 1, यह है कॉलम नंबर 2 और यह है कॉलम नंबर 3। इसको ऑब्जर्व करो, इस डिटर्मिनेंट में पहला वाला कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों आइडेंटिकल है। C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। अगर इस डिटर्मिनेंट में 2 रो और 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो इस डिटर्मिनेंट का भी आंसर 0 आना चाहिए। अब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करते हैं अलोंग द फर्स्ट रो। सबसे पहले हम एलिमेंट लेते हैं 5, ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट में नंबर आएंगे 7 6 -1 2 -1 2, बाद में आता है माइनस, नंबर आएगा 0। डिटर्मिनेंट में एलिमेंट आएंगे 6 6 2 2 6 6 2 2, बाद में साइन आएगी प्लस, नंबर आएगा 5। और डिटर्मिनेंट में 6 7 2 -1 6 7 2 -1 इज इक्वल टू 5 in bracket 7 into 2 14 minus minus plus 6 minus 0 into 12 minus 12 12 minus 12, बाद में आएगा प्लस ब्रैकेट में -6 minus 14 इज इक्वल टू, अभी ये 5 इन ब्रैकेट 20, 0 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 5 और ब्रैकेट में आएगा -20 इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लिकेशन आती है 100 और इन दोनों की आती है -100। तो 100 में से 100 अगर माइनस कर दिया तो आंसर मिलेगा हमें 0। तो देखो 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो भी डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है, 2 रो अगर आइडेंटिकल है तो भी डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है। यानी आपको ये थर्ड नंबर वाली प्रॉपर्टी ऐसे लिखना है, ध्यान में रखना है, लर्न करना है। इफ एनी 2 रोज or columns of a determinants are identical मतलब same, then the value of determinant is 0. Then the value of determinant is 0। कोई भी 2 रो और कॉलम्स डिटर्मिनेंट के अगर सेम है, आइडेंटिकल है, तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 रहेगा। यानी टोटल अभी 3 प्रॉपर्टी हो गई। सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी थी, इफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी वाली प्रॉपर्टी हमने देखा था, if any 2 rows or columns of determinants are interchanged then the value of determinant changes in sign only। अभी हमने तीसरी प्रॉपर्टी देखा, if any 2 rows or columns of determinants are identical then the value of determinants is 0। अब हम नंबर 4 प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। अब देखने वाले हैं नंबर 4 प्रॉपर्टी। इस 4 नंबर के प्रॉपर्टी में क्या कहा गया? 4 नंबर की प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 टर्म्स। ईच एलिमेंट
of any row or columns is expressed as sum of two terms, then determinant can be expressed as a sum of two determinants. Then the determinant can be expressed as a sum of two determinants. पहले मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख लेता हूँ. क्या कहा गया इस प्रॉपर्टी में? इफ each element of any row or column of a determinant is expressed as sum of two terms, then determinant can be expressed as sum of two determinants. અને अब हमें ऐसा एक डिटर्मिनेंट लेना है जिसका कोई भी रो हो चाहे कॉलम हो, उस रो और कॉलम का हर एक एलिमेंट ये सम ऑफ टू टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होना चाहिए. मान लो मैंने यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट लिया, ये डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट में पहले वाला जो रो है इसको मैंने a प्लस बी प्लस सी प्लस ए लिख दिया, यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख दिया और पी क्यू आर लिख दिया. ये होगा डिटर्मिनेंट. ठीक है, ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट लिख दिया. लेकिन अब देखो इसमें ये जो फर्स्ट नंबर का रो है R1, ये कैसा है? तो क्या कहा गया? इफ ईच एलिमेंट. तो मैंने R1 लिया यहाँ पर, जो आपको डिटर्मिनेंट यहाँ पे दिख रहा है. इसमें जो R1 नंबर का रो है, इस R1 नंबर के रो में ईच एलिमेंट यानी हर एक एलिमेंट को अगर आपने देखा तो ये कैसा है? तो ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, चाहे कोई भी रो ले सकते हैं आप या चाहे कोई भी कॉलम ले सकते हैं. कैसा एक्सप्रेस किया इसको? एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू टर्म्स. सम ऑफ टू टर्म्स. तो देखो R1 का हर एक एलिमेंट, पहला वाला एलिमेंट कौन है? a प्लस बी. तो ये पहले वाले एलिमेंट को सम, देखो दोनों के बीच में क्या है? प्लस साइन है. सम ऑफ टू टर्म्स. इसकी टू टर्म कौन सी है? एक टर्म a है, दूसरी b है, और ये दो टर्म की सम यहाँ पे आ गई. दूसरा एलिमेंट भी सम ऑफ टू टर्म है, तीसरा एलिमेंट भी सम ऑफ टू टर्म है. यानी मैंने यहाँ पर कौन सा रो लिया था? R1. इसका हर एक एलिमेंट, R1 का हर एक एलिमेंट कैसा है? कैसा एक्सप्रेस किया? सम ऑफ टू टर्म में एक्सप्रेस किया. तो देन उन्होंने क्या बोला? देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट. यानी इस डिटर्मिनेंट को आप दो डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं. यानी इस एक डिटर्मिनेंट को आप दो डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं. जो दो डिटर्मिनेंट लिखेंगे यहाँ पर, उनके बीच में कौन सी साइन आएगी? प्लस. तो फिर इस डिटर्मिनेंट में एलिमेंट कौन से आने वाले हैं? तो बहुत ही सिंपल है. ये पहले वाला नंबर का जो रो था ना, इसमें हर एक एलिमेंट सम ऑफ टू टर्म में एक्सप्रेस किया था. तो इनको हम क्या करेंगे? ये पहला वाला a, ये b और ये c, ये पहले वाला जो डिटर्मिनेंट है इसके फर्स्ट रो में लिख देते हैं a b c. पहला वाला a b c और प्लस दूसरा वाला जो रो है उसके फर्स्ट रो में आएगा b c a. यहाँ पे लिखेंगे b c a. यानी जो पहले वाला रो था जिसका हर एक एलिमेंट सम ऑफ टू टर्म में एक्सप्रेस किया था, वो टू टर्म्स हमें पहले वाले जो है वो फर्स्ट रो में लिखा पहले डिटर्मिनेंट के, और दूसरे वाले जो है वो दूसरे डिटर्मिनेंट में लिखा. अब इस दोनों डिटर्मिनेंट के सेकंड और थर्ड नंबर के रो कौन से आएंगे? तो इसमें वैसा कुछ नहीं था. यहाँ पे सेकंड रो एक्स वाई जेड था, तो इन दोनों डिटर्मिनेंट का सेकंड रो एक्स वाई जेड रहेगा. पहला वाला डिटर्मिनेंट है, इसका सेकंड रो एक्स वाई जेड. दूसरा वाला जो है इसका भी एक्स वाई जेड. अब तीसरा रो क्या रहेगा? तो यहाँ पे पी क्यू आर था,
तो ये भी पी क्यू आर ही रहेगा और ये भी पी क्यू आर ही रहेगा। तो ऐसी ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में कहा गया था इफ each element of any row or column or determinant is expressed as sum of two terms then determinant can be expressed as sum of two determinant। तो ये जो डिटर्मिनेंट था इसमें पहले नंबर का जो रो था उसको हमने दो टर्म के सम में एक्सप्रेस किया था, तो डिटर्मिनेंट भी दो डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर दिया। यानी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि पहले वाला रो ही ऐसा लिखना है, चाहे कोई भी हो, सेकंड नंबर का रो, थर्ड नंबर का हो, चाहे कोई भी कॉलम भी रहा तो भी आपको ऐसे ही लिखना है। इसका दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि अब देखो मैंने दूसरा डिटर्मिनेंट लिया और इसमें मैं अब कॉलम को एक्सप्रेस करने वाला हूं। देखो ये डिटर्मिनेंट है, इसका पहला कॉलम है ए बी सी, दूसरा जो है उसको मैंने ऐसा लिख दिया एल प्लस एम प्लस एन प्लस एन और इसको मैंने लिख दिया पी क्यू आर। अब इस डिटर्मिनेंट को ऑब्जर्व करो, इस डिटर्मिनेंट में अब कॉलम कैसा एक्सप्रेस किया, सम ऑफ टू टर्म। कौन सा कॉलम, ये सेकंड नंबर का कॉलम देख लो आप, सेकंड नंबर के कॉलम के एलिमेंट देख लो, ये सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स है, इसमें ये एलिमेंट सम ऑफ टू टर्म है, इसको भी सम ऑफ टू टर्म है, इसको भी सम ऑफ टू टर्म है। तो एक कंप्लीट डिटर्मिनेंट को आप दो डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये जो नए डिटर्मिनेंट आपको मिलने वाले हैं जिनकी सम हम यहाँ पे लिखेंगे उनमें एलिमेंट्स कौन से आएंगे, तो पहला वाला कॉलम जो है ये दोनों में सेम रहेगा। यहाँ पे पहला वाला कॉलम ए बी सी, तो इधर भी पहला वाला कॉलम ए बी सी। तीसरा वाला कॉलम पी क्यू आर, तो यहाँ पे भी थर्ड कॉलम रहेगा पी क्यू आर, यहाँ पर भी थर्ड कॉलम रहेगा पी क्यू आर। अब सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स ये सम ऑफ टू टर्म में एक्सप्रेस किए हैं। तो ये जो पहला वाला डिटर्मिनेंट है इसके कॉलम के एलिमेंट यल यम यन, ये जो पहले नंबर आपको दिख रहे हैं यल एम एन, ये इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट रहेंगे यल एम एन, और जो दूसरा डिटर्मिनेंट है उसके एलिमेंट रहेंगे यम एन एल, एम एन एल। तो इतनी इजी प्रॉपर्टी है ये डिटर्मिनेंट की। अरे आप दो डिटर्मिनेंट के एडिशन कर सकते हैं, दो डिटर्मिनेंट के एडिशन आप कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें कहा गया इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू टर्म देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। अब दो डिटर्मिनेंट के एडिशन कैसे करना है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेने वाला हूं। देखो एक डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 3 का जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 0 5 6 2 3 1 प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 0 5 6 और -1 6 और -3। अब मुझे इस दो डिटर्मिनेंट के एडिशन करना है। प्रॉपर्टी यही है, सिर्फ हम आप उल्टी देख रहे हैं। अब ये दो डिटर्मिनेंट है, इनकी मुझे एडिशन करना है, इसको मुझे एक ही डिटर्मिनेंट में लिखना है। अब एडिशन पॉसिबल कैसी होंगी, तो आप पहले ये दोनों डिटर्मिनेंट को देख लो, इसमें कुछ रो या चाहे कुछ कॉलम्स आइडेंटिकल है क्या, है कि नहीं देख लेते हैं। तो देखो इसका पहला वाला रो कौन है 1 2 3, इसका पहला रो कौन है 1 2 3, यानी जो डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा इसका भी पहला रो रहेगा 1 2 3। नहीं तो 1 + 1 2 2 + 2 4 3 + 3 6 ऐसा नहीं लिखना है। जो दोनों में सेम है वो एज इट इज वहां पर लिखो। अब देखते हैं सेकंड नंबर का रो, सेकंड नंबर का रो है 0 5 6, यहाँ पर भी है 0 5 6, तो हम लिख देते हैं 0 5 6, एडिशन करना नहीं है। लेकिन अब आते हैं थर्ड नंबर के रो के तरफ। यहाँ पर कौन है 2 3 1, यहाँ पर कौन है -1 6 -3। तो अब हमें
इनका कैलकुलेशंस ये थर्ड नंबर के रो में लिखना है। तो यहाँ पे पहला वाला नंबर कौन था 2, यहाँ पे कौन है -1, साइन कौन सी है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 - 1, ये पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट 3 और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + 6। तीसरा वाला एलिमेंट 1, यहाँ पे कौन है -3, तो हम लिखेंगे 1 - 3। तो ये दो डिटर्मिनेंट के एडिशन हो गए। अब इसका कैलकुलेशन अगर करना है तो इस डिटर्मिनेंट को हम लिखेंगे, पहला रो है 1 2 3, दूसरा है 0 5 6, अब 2 - 1 1, 3 + 6 9 और 1 - 2 -3 -2। तो इस दो डिटर्मिनेंट के एडिशन हमने किया, ये डिटर्मिनेंट हमें मिल गया। जो दो रो सेम थे, आइडेंटिकल थे, वो एज इट इज आपको लिखना है, और जो डिफरेंट है उनका ही कैलकुलेशंस करके आपको यहां पर लिखना है। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 4। अब ये प्रॉपर्टी एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट is expressed as a sum of two terms, then determinant can be expressed as a sum of two determinants, as a sum of two determinant। तो जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पर बताए वो सब आपको लिख कर रखना है, और ध्यान रखो ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। इस प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या कहा गया, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट k, यानी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कॉलम चूज करो, और उस कॉलम के और रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अगर एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नया डिटर्मिनेंट हमें मिलने वाला है उसकी वैल्यू, जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट पहले था उसके वैल्यू के उतने टाइम्स होता है। इसका एग्जांपल लेंगे हम, सिर्फ एक बार प्रॉपर्टी पढ़ लो ये। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, then the value of determinants so obtained is k times the value of original determinants। चलो मान लेते हैं कि हम एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, ये डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 0 3 2 -1। यह हमारा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है। कौन सा डिटर्मिनेंट है? ओरिजिनल डिटर्मिनेंट्स। अब हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू देख लेते हैं कितने आती है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे 1 और ब्रैकेट में 5 × -1 -5 -2 × 0 0, साइन निगेटिव, नंबर आएगा 2, इन ब्रैकेट 4 × -1 -4 और -3 × 0 0, प्लस नंबर आएगा 3 और ब्रैकेट में 4 × 2 8 -3 × 5 15 is equal to 1 × -5 -2 × -4 प्लस 3 × -7 is equal to आएगा -5 प्लस 8 4 × 2 8 और -7 × 3 21 is equal to -21 -5, ये हो गया -26 प्लस 8। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें मिलेगी -18। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी मिल गई? -18। जो भी डिटर्मिनेंट हमने लिया ओरिजिनल, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें मिल गई -18। तो हम यहाँ लिख देते हैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -18। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -18। ये कौन सा डिटर्मिनेंट है? ये ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है। ये ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है और इस ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -18। अब इस प्रॉपर्टी में क्या कहा गया कि ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम चूज करो। कोई भी रो कोई भी कॉलम आप चूज कर सकते हैं। मैंने
इस डिटर्मिनेंट का ये थर्ड कॉलम चूज कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इस डिटर्मिनेंट का कॉलम नंबर 3 है ये, इस थर्ड नंबर के कॉलम को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी इस कॉलम नंबर 3 में जितने भी नंबर हैं इन सब नंबर को यहाँ पे कहा गया इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, ऑल एलिमेंट लेना है आपको, कोई भी रो हो कोई भी कॉलम हो। तो मैंने कॉलम नंबर 3 लिया। अब इसके सभी के सभी एलिमेंट को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। सिर्फ कॉलम नंबर 3 जो है कि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। आप बोलेंगे कि कॉलम नंबर 3 क्यों लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, कॉलम नंबर 1 2 3, या आप फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड रो थर्ड रो कोई भी चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉलम नंबर 3 चूज किया। अब मुझे एक नया डिटर्मिनेंट मिलने वाला है, उस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट रहेंगे, सिर्फ चेंज जो है वो कॉलम नंबर 3 में होगा। पहला 1 4 3 एज इट इज, 1 4 3 एज इट इज, सेकंड कॉलम 2 5 2 एज इट इज, 2 5 2 एज इट इज। और मैं अब कॉलम नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, तो 2 इंटू 3 ये होगा 6, 2 इंटू 0 ये होगा 0, अब 2 इंटू -1 ये होगा -2। सिर्फ मैंने ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के कॉलम नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया। कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं आप, कांस्टेंट के, यानी मेरा कांस्टेंट यहाँ पर k इज इक्वल टू 2 है, आप कोई भी ले सकते, 2 3 4 5, पॉजिटिव निगेटिव कौन सा भी नंबर ले सकते। अब मुझे ये नया वाला डिटर्मिनेंट मिल गया, तो ये जो नया वाला डिटर्मिनेंट मिल गया, इस नए वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट था उसकी वैल्यू है। इसलिए अब हमें इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर्टी में कहा गया कि अब जो डिटर्मिनेंट मिल गया, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी वो वैल्यू के 2 टाइम्स है। यहाँ पे बोला था k टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट कौन था, k, हमने कांस्टेंट क्या लिया 2। तो ये जो डिटर्मिनेंट हमें मिल गया, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी, -18, इस वैल्यू के कितना टाइम्स रहेगा, 2 टाइम्स। तो 2 इंटू -18, तो ये जो डिटर्मिनेंट मिल गया, इस डिटर्मिनेंट का आंसर है -36। कितना मिल गया आंसर, -36। अब देखते हैं कि इसका आंसर -36 है क्या, क्योंकि हमने इसको एक्सपांड नहीं किया। अब इसको अगर सॉल्व किया तो पहले आएगा 1 ब्रैकेट में 5 इंटू 2 -2 -10 -2 इंटू 0 0 -2 इन ब्रैकेट 4 इंटू -2 -8 -3 इंटू 0 0 और +6 ब्रैकेट में 4 इंटू 2 8 -15 इज इक्वल टू 1 इंटू -10 -2 इंटू -8 +6 इंटू -7 इज इक्वल टू -10 -16 -42। अब इन दोनों की अगर एडिशन किया तो ये होते हैं -52 और +16, -52 +16। इन दोनों की अगर हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया, इन दोनों की अगर सब्ट्रैक्शन कर दिया तो हमें आंसर मिलता है -36। तो यहाँ पे जो आंसर मैंने बताया था ये करेक्ट आंसर था, -36। यानी जो डिटर्मिनेंट था, उस डिटर्मिनेंट का कोई भी रो कोई भी कॉलम चूज करो, उसको एक नंबर से अगर तुमने मल्टीप्लाई कर दिया तो जो नया डिटर्मिनेंट मिलने वाला है, उस नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी उसके उतना टाइम्स रहेंगे। अगर मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया होता तो मेरे को ये जो वैल्यू है ये -18 के 3 टाइम्स मिलती। अब दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि डिटर्मिनेंट वही है, आंसर उसका -18 है, और मैं अब क्या करूंगा, इस डिटर्मिनेंट का सिर्फ रो ही नहीं तो हम कॉलम भी चूज कर सकते हैं, कॉलम ही नहीं तो रो भी चूज कर सकते हैं। तो देखो मैंने इसका ये थर्ड नंबर का रो चूज किया, यानी R3 चूज किया। अब मैं थर्ड नंबर के रो को 3 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। कौन से नंबर से, 3 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई किया तो मुझे नया डिटर्मिनेंट मिलने वाला है
यानी चेंज कौन से रो में होगा, थर्ड। तो पहला एज इट इज 1 2 3 तो लिख दिया 1 2 3 4 5 0 4 5 0। अब थर्ड नंबर का रो मिलेगा 3 इंटू 3 9, क्योंकि मुझे इसके हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 9 मिल गया, 2 इंटू 3 6 मिल गया, 3 इंटू -1 -3 मिल गया। अब मुझे यह नया डिटर्मिनेंट मिल गया। इस नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के 3 टाइम्स है, यानी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी, -18, इसके 3 टाइम्स, इसके 3 टाइम्स मिलने वाली है। अब इसकी अगर हमने मल्टीप्लिकेशंस कर दिया तो इनकी मल्टीप्लिकेशंस आती हैं -54, यानी अब जो डिटर्मिनेंट मिल गया इसका आंसर हमें -54 मिल गया। इसको भी हम एक बार एक्सपांड करके देखते हैं। 1 ब्रैकेट में 5 इंटू -3 -15 -6 इंटू 0 0 -2 इन ब्रैकेट 4 इंटू -3 -12 -9 इंटू 0 0 +3 इन ब्रैकेट 4 इंटू 6 24 और -45 इज इक्वल टू, यह है 1 इंटू -15 -2 इंटू -12 +3 इंटू, इन दोनों की अगर हमने सब्ट्रैक्शंस कर दिया तो यहाँ पे निगेटिव साइन 1 और 2 21, इनकी मल्टीप्लिकेशंस किया तो -15 +24 और -63, इन दोनों के एडिशन कर दो। -15 और 63 के एडिशन अगर कर दिया तो -78 और +24, इन दोनों की अगर हमने सब्ट्रैक्शंस कर दिया तो हमें जो नंबर मिलेगा वो है -54। तो ऐसी प्रॉपर्टी थी, यानी आपको समझ में आना चाहिए कि डिटर्मिनेंट के ऑल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कौन से भी एक रो या कॉलम को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक आधे कांस्टेंट के से, तो जो डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा उसकी जो वैल्यू है वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के वैल्यू के उतने टाइम्स होती है। तो यही ये प्रॉपर्टी में कहा गया कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, then the value of determinants of obtained is k times the value of original determinant। तो ये सब प्रॉपर्टी थी डिटर्मिनेंट्स की।